-5x+6, अगर मैं इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ k टाइम्स p, इसका मतलब है कि मैं इसके हर मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूंगा विद k। सो -k टाइम्स 5x प्लस k टाइम्स 6। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट वाइज, कि आपने हर एलिमेंट को पॉइंट वाइज किया। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट मींस कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है लेट से एक वेक्टर स्पेस V है, और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं V1 V2 V3 V4। इसमें से हम एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। लेट से मैंने V4 को फिक्स कर लिया। अब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लेता हूँ। लेट से T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से R की तरफ। कैसे? जब T किसी भी वेक्टर पे मल्टीप्लाई, किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट करेगा, तो वो उसका इनर प्रोडक्ट लेगा किसके साथ? उस फिक्स वाले वेक्टर के साथ। इस फिक्स वेक्टर को मैं नाम रख लेता हूँ x। तो इस v का वो इनर प्रोडक्ट ले लेगा x के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, v1 v2 v3 v4। इसका मतलब है जब ये v1 पे ऑपरेट करेगा, तो ये v1 का इनर प्रोडक्ट लेगा v4 के साथ, यानी कि x के साथ। इसी तरह अगर ये V2 पे ऑपरेट करेगा, तो V2 का इनर प्रोडक्ट लेगा x के साथ, यानी कि x4 के साथ। अगर ये V3 पे ऑपरेट करेगा, तो ये V3 का इनर प्रोडक्ट लेगा x के साथ। इसी तरह जब ये V4 पे ऑपरेट करेगा, तो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट लेगा V4 का x के साथ। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है कि दो प्रॉपर्टीज ये इनर प्रोडक्ट सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? कि अगर स्केलर टाइम्स v हो तो इट इज इक्वल टू k टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या? कि अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की डेफिनेशन। आपको याद होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस पे हमने डिस्कस किया था, अगर k टाइम्स u v है, के चाहे u के साथ मल्टीप्लाई हो चाहे v के साथ मल्टीप्लाई हो, इट इज सेम एज k टाइम्स u और v। दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज की थी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, अगर u प्लस w है और इसका इनर प्रोडक्ट v के साथ है, तो हम फाइंड करेंगे u का इनर प्रोडक्ट विद v प्लस w का इनर प्रोडक्ट विद v। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इसको यूज करते हुए हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेट से देखें, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ k टाइम्स u ये कैसे डिफाइन थी? कि आपने इसका इनर प्रोडक्ट लेना है उस फिक्स वेक्टर से x के साथ। तो अब यहाँ पे अगर मैं वो इनर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन यूज करूँ, k आउटसाइड आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड x। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u x ये हमारे पास डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस केस में हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v। u प्लस v इसका मतलब है फिक्स वेक्टर यहाँ पे हमने लिया हुआ v नॉट। तो u का हम इनर प्रोडक्ट लेंगे v नॉट के साथ, प्लस v का इनर प्रोडक्ट लेंगे हम v नॉट के साथ। तो ये वाला जो एलिमेंट्स है बाय डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, और ये जो है इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एक वेक्टर स्पेस से r की तरफ हो, और डिफाइन क्या किया गया हो कि v में हमने एक एलिमेंट फिक्स कर लिया v नॉट। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर पे अप्लाई करें, तो वो हमारे पास आ जाए v का इनर प्रोडक्ट v नॉट के साथ। अब v नॉट जो है, ये जो चॉइस है v नॉट की, ये फिक्स नहीं है। v नॉट कुछ भी हो सकता है। आप जैसे मैंने प्रीवियस केस पे एग्जाम्पल में आपको बताया v1 v2 v3 v4, चार वेक्टर्स में से हम कोई भी एक वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अगर चार एलिमेंट्स है, चार ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि अब हम यहाँ पे टी कंसिडर कर रहे हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स n बाय n क्योंकि वेक्टर स्पेस है, से n बाय n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन P1A इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज अगेन वही दो प्रॉपर्टीज जो है वो वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट वाले केस में देखें, अगर आप k टाइम्स ए लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, k टाइम्स ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे आपको वो बात ये जो रिजल्ट हमने यूज की थी इनवर्स के केस में भी और ट्रांसपोज के केस में भी, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेकिन के यहाँ पे स्केलर है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज साथ में के का ट्रांसपोज। लेकिन के क्योंकि हमारे पास स्केलर है, इसका मतलब है के का जो ट्रांसपोज है वो के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज और साथ में के। तो स्केलर है, स्केलर में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको हम लिख लेंगे के टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये इक्वालिटी कैसे होल्ड करती है, ये हमने इसमें प्रूफ किया था। आपको याद होगा जब हमने चूज किया था, ए के एलिमेंट्स लिख लें ए आई जे, बी के एलिमेंट्स लिख लें बी आई जे, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जे आई प्लस बी जे आई। इस तरह करके हमने ये प्रूफ किया था। तो ए ट्रांसपोज इज इमेज ऑफ T1A और बी ट्रांसपोज इज इमेज ऑफ T1B। दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें स्क्वायर मैट्रिसेस से R की तरफ। कैसे? जब आप कोई मैट्रिक्स कंसीडर करें उसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब हमने यहाँ पे चेक करना है क्या हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में देखें कि आपको अगर याद होगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इट इज ए बी सी और डी, अगर इस मैट्रिक्स को हम लेट से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के केस में हम हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को भी 2 से, बी को भी 2 से, सी को भी 2 से और डी को भी 2 से। लेकिन अगर ए हमारे पास डिटर्मिनेंट है, लेट से डिटर्मिनेंट हमारे पास है ए बी सी और डी। अब अगर हमने के को मल्टीप्लाई करना है एक के डिटर्मिनेंट से, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी कोई सी रो यूज कर सकते हैं या कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। तो अब अगर आपके पास के है, आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप 2a का डिटर्मिनेंट ले लें। 2a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a 2b 2 टाइम्स सी और 2 टाइम्स डी। अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए 2b सी 2d। फिर दोबारा इस कॉलम में से लेंगे कॉमन तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 2 स्क्वायर। तो देखें यही बात हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखी है कि जब आप ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो के ए है, मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा के साथ, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो के है ये हमारे पास आता है एन पावर में। क्योंकि अगर ए का ऑर्डर हमारे पास n बाय n है तो इसका मतलब है हर रो में से या हर कॉलम में से अगर हम के आउटसाइड मूव करेंगे तो वो के की पावर n आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि टी टाइम्स यानी कि टी ऑफ के ए शुड बी इक्वल्स टू के टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए।
लेकिन यहाँ पे पावर 1 की बजाय हमारे पास पावर n आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये वाला केस हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन है तो बताएं। नो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मींस अगर आपके पास लेट से एक वेक्टर स्पेस वी है, टी हम डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू वी की तरफ। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, आसानी के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट से एक्स प्लस टू, कि हर वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं पर्टिकुलर। यहाँ पे हमने एक्स नोट है, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स नोट कंसिडर कर लिया टू के इक्वल। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इसमें अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के टाइम्स एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा के टाइम्स एक्स प्लस टू। हमने प्रूफ ये करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के एक्स शुड बी इक्वल्स टू के टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। तो अब देखें कि टी के ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इट इज एक्स प्लस टू। तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस टू। और यहाँ पे के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या आएगी, एक्स प्लस टू। तो जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बन जाएगी के एक्स प्लस टू के, और जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो आ जाएगी के एक्स प्लस टू। तो आप देखें कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल नहीं है। या अगर आप इस वाले फंक्शन से बनाने की कोशिश करें, के अगर इसमें कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय के। तो ये हमारे पास इट इज नॉट इक्वल्स टू के टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। इस बुक में जो उसने प्रूफ किया है वो उसने ये किया कि हमने जो डेफिनेशन के साथ तीन प्रॉपर्टीज लिखी थी थ्योरम में, कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे अप्लाई हो तो आंसर जीरो आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन u माइनस वी पे अप्लाई हो तो हमारे पास आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन माइनस वी पे अप्लाई हो तो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v आंसर आना चाहिए। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो पे अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास जीरो प्लस एक्स नॉट। और जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, अगर मैं इसको जीरो पे अप्लाई करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो मेरे पास आ जाएगी जीरो प्लस टू, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो जो है उसका आंसर मेरे पास टू आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो इसका आंसर जीरो पर जीरो ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जीरो का आंसर टू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉइंट को ट्रांसलेट कर दे जीरो के अलावा किसी पॉइंट पे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर भी गिवन है कि ये हमारे पास वेक्टर था एक्स, और इस वेक्टर को उसने ट्रांसलेट कर दिया इस वेक्टर पे। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्युएशन ट्रांसफॉर्मेशन। एवेल्युएशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया, लेट्स सपोज मैं आपको हमने वेक्टर स्पेस चूज की है, फंक्शंस डिफाइंड ऑन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसिडर किया वेक्टर स्पेस वी से आर की तरफ, लेट से आर एन की तरफ। आपको सिंपलिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ आर टू। तो अब ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है एफ, ये हमारे पास कैसे डिफाइन था कि फंक्शंस, इनकी जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और जो रेंज है वो हमारे पास होगी आर। अब अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, लेट से एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है वी, जो कि हमारे पास है एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखें हमारे पास ये जो हमने डिफाइन किया आर स्क्वेयर, इसमें जो इसकी डायमेंशन वो टू है।
इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर होंगे एक्स और वाई। तो अब हम अगर इसमें से एक्स में से या हम इस वाली स्पेस में से एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, वो तो फंक्शन होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है ये बिलोंग्स करता है एफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यानी कि हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से आर की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि आर स्केयर था तो हम इसमें से दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, एक एक्स नॉट कंसिडर कर लेंगे और एक एक्स वन। तो अब अगर टी हमारे पास किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास आर स्केयर है तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स एट वैल्यू एक्स नॉट और दूसरी वैल्यू आएगी एफ एट एक्स वन। तो इसको हमने कहा है इट इज एवेल्यूएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद होगा इसी तरह की हमने एवेल्यूएशन इनर प्रोडक्ट डिफाइन की थी पॉलिनोमियल्स पे, कि अगर आप एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं तो उसका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है कि अगर आप पॉलिनोमियल की चार टर्म्स ले रहे हैं तो आप चार पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। पहले पॉइंट्स को वैल्यूएट करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट पे, दूसरे पॉलिनोमियल को फिर दोबारा वैल्यूएट करेंगे दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे, फिर उनको सम कर लेंगे तो वो हमारे पास था एवेल्यूएशन इनर प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास है वो है एवेल्यूएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है। फॉर एग्जांपल देखें कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं इस केस में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से आर क्यूब की तरफ। अब आर थ्री है, इसका मतलब है हमारे पास तीन पॉइंट्स होने चाहिए, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। एक्स वन, ओके लेट्स से एक्स वन, बुक में यहाँ पे मैंने एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री यूज किया। एक्स वन माइनस वन, एक्स टू टू, एक्स थ्री इक्वल्स टू फोर। और फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन हो। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से साइन एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू पावर एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फंक्शन है। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लेट्स से इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन है। तो अब हमने करना क्या है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स टू, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स थ्री। आर थ्री है, इसका मतलब है हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो थ्री कोऑर्डिनेट्स के साथ होंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट सेकंड पॉइंट। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट थर्ड पॉइंट। तो आप देखें एक्स स्क्वायर में माइनस वन पुट करें इट इज जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस वन में टू पुट करें तो आंसर थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन में फोर पुट करें तो आंसर 15। तो इस तरह हमारे पास जो इनर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है इट इज कॉल्ड वैल्यूएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थ्योरम, वो क्या है, ये बिल्कुल वही है जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है और ये हमारे पास वेक्टर स्पेस W है, और S हमारे पास लेट्स से मेरे पास है V1 V2 V3, ये मेरे पास है बेसिस ऑफ V। अब अगर मैं यहां से V में एक लेट्स से वेक्टर X कंसिडर कर लेता हूं तो X मेरे पास क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 और V3। तो फिर हमारे पास क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W एक लीनियर यानी कि मैपिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और V आपके पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और S हमारे पास बेसिस है उस वेक्टर V की। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर मैंने चूज किया, इसका मतलब यह है कि वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर मैं दोनों साइड्स पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, यहाँ पे भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। जब एक्स के ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, लेट से मैं उसका नाम रख देता हूँ W। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन एक्स जो है वो क्या है, ये इसका आंसर आ गया W, और इस वाले हिस्से पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की
डेफिनेशन अप्लाई कर देता हूँ। और जो हमने डेफिनेशन की बात एक पॉइंट लिखा था, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, K1 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 प्लस K2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 प्लस K3 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V3। तो ये बेसिकली थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास, आप इसमें से कोई भी वेक्टर चूज करते हैं, लेट्स से आप बीटा चूज करते हैं एलिमेंट, तो वो बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका, इसके बेसिस एलिमेंट्स के मैप है। ये हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ V1, इमेज ऑफ V1 क्या था, बेसिस एलिमेंट। आपने अगर W में से कोई भी एलिमेंट चूज करना है, वो एलिमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि वो V के बेसिस एलिमेंट्स का आंसर होगा, इमेज होगा। अगर आपको याद हो टॉपिक 1.8, हमने एग्जाम्पल 7 डिस्कस की थी और टॉपिक हमने डिस्कस किया था 1.8। वहां पे हमने फाइंड करना था कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn से Rm, तो आप फाइंड करें मैट्रिक्स ए बनाना है आपने। तो मैट्रिक्स ए हमने कैसे बनाया था कि इमेज ऑफ बेसिस E1 augmented with image of E2 augmented with image of E3। तो यहाँ पे भी जो V1 V2 V3 है वो बेसिस है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास जो दूसरा आपके पास W वेक्टर स्पेस है, उसका हर एलिमेंट जो है वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, इमेज ऑफ बेसिस एलिमेंट। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास R3 में बेसिस है V1 V2 और V3। टास्क हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R3 से R2 की तरफ, और हमारे पास इमेज दिया गया है, बेसिस V1 का इमेज 1 0 है, V2 का इमेज 2 -1 है, V3 का इमेज 4 3 है। अब हमें फाइंड करना है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है जिसमें एलिमेंट, लेट से मैं x1 x2 x3 इसको मैं कहता इमेज V, अगर वेक्टर स्पेस V में हमारे पास एक V एलिमेंट है और हम उसको मैप कर रहे हैं वेक्टर स्पेस W में, तो बताएं इस T ऑफ V का इमेज क्या होगा। यानी कि हमने फाइंड करना है T ऑफ V क्या है, और फिर हमारे पास उस चीज को यूज करते हुए अगर हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है 2 -3 5, तो हमने उसका इमेज भी फाइंड करना है। अब देखें V1 V2 V3 ये हमारे पास बेसिस एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट चूज करता हूँ x क्यूब से तो x को मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस एलिमेंट K1 V1 K2 V2 प्लस K3 और V3। तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। यहाँ पे C1 C2 C3 यूज किया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा। यहाँ से हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंट C1 इज इक्वल टू x3, ये हमने लिख दिया C1 की वैल्यू, और C2 इज इक्वल टू x2 माइनस x3, यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू लिख दी, और C3 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। इसमें आप कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल करें तो हमारे पास आ जाएगा x3 टाइम्स V1 x2 माइनस V2 V2 x1 माइनस x2 V3। अब देखें हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वही अगेन प्रॉपर्टी डेफिनेशन की कि लीनियर ट्रांसफॉर्म, इस साइड पे भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं और इस साइड पे भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 प्लस x2 माइनस x3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 प्लस x1 माइनस x2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V3। तो ये हमने यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है u प्लस v पे तो इट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। और हमने यूज किया था कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है k ऑफ u प्लस m ऑफ v, इट इज इक्वल टू k टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस m टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। इसी को अगर आप यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स यूज किए थे, अगर आप इसको ज्यादा वेक्टर्स के लिए करें तो यही प्रॉपर्टी बनती है। और क्वेश्चन में गिवन है कि टी ऑफ V1 क्या है, टी ऑफ V2 क्या है और टी ऑफ V3 क्या है। जैसे ये देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 1 0 था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 2 -1 था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V3 4 3 था। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 x3, ये हमारे पास मैप करता है
इन 2 पॉइंट्स पे। और फिर हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 माइनस 3 और 5 किसके इक्वल होगा। इसका मतलब है x1 को आप इस फार्मूले में 2 पुट कर दें, x2 को इस फार्मूले में आप x3 पुट कर दें और x3 को आप इस फार्मूले में 5 पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x1 यानी कि 4 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 3 और माइनस 5, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और 23। तो ये क्वेश्चन था कि हमने ये बेसिस एलिमेंट्स में कैसे फाइंड, कोई भी एलिमेंट आपने फाइंड करना है वो बेसिकली क्या होगा कि जो बेसिस एलिमेंट्स है उसका इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही है जिसको आप इसको इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या है, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया v जो है वो हमने कंसिडर किया c1 और जो w है वो हमने कंसिडर किया f माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब आपको याद होगा कि हमने c1 कैसे डिफाइन किया था कि ऐसे फंक्शन जिनका हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और प्लस उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कंसिडर करूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। तो देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और कोस एक्स इटसेल्फ एक कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरी एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3। तो इसका आप डेरिवेटिव लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0। तो 3x स्क्वायर भी हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और 3x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे पास ये वाला जो सेट है इसको हमने प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रॉपर्टीज करते हैं। अगर मेरे पास है, मैं आपको कहता हूँ डेरिवेटिव फाइंड करें k टाइम्स f का, तो इसका मतलब है k कांस्टेंट है तो k को आप आउटसाइड ले देते हैं, लिख देते हैं और ये आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या यूज करते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है एफ प्लस जी, तो आप क्या करते हैं हर फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लेते हैं और अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही दो, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट वाली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी और ये दूसरी वाली है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस है वो इटसेल्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने आपसे एक दफा सवाल पूछा था क्या आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन का डेरिवेटिव होना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो लेकिन इंटीग्रेट हो सकता है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन के केस में जो डेरिवेटिव ऑपरेटर था वो हमने डिफाइन किया था C1 से F की तरफ, लेकिन जो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है वो हम डिफाइन करेंगे C से F की तरफ। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन कब एग्जिस्ट करती है, अगर वो कंटिन्यूस हो प्लस बाउंडेड हो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे जो हमने यूज किया है कि जो W है वो हमने यूज किया C1 यानी कि फंक्शन विद डेरिवेटिव जिनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ लेट्स से a पॉइंट से x तक f ऑफ t dt इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर आपने याद है आपको इस रूल, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलस की बुक में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की फर्स्ट फॉर्म जाके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कैसे डिफाइन है कि आपने एक कंटिन्यूस फंक्शन कंसिडर किया और आपने उसको इंटीग्रेट करके एक पॉइंट कांस्टेंट है, ये ए जो है वो कांस्टेंट है, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास वेरिएबल है। तो इट इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज दोनों प्रूफ की हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप डेरिवेटिव में करते हैं। के कांस्टेंट है तो के जो है वो आउटसाइड भी इंटीग्रेशन मूव कर देगा। दो फंक्शन की इंटीग्रेशन है तो फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन प्लस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो दोनों प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली सेटिस्फाई हो जाती हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने जो बात शुरू में डिस्कस की थी, ये वेक्टर स्पेस V है और ये हमारे पास है W। लेट्स से V में हमारे पास वेक्टर्स हैं 0, x1, x2, x3, x4 और x5, और W में हमारे पास वेक्टर्स हैं 0, W1, W2, W3, W4 और W5। अब फॉर एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 0 पे मैप करेगी, x1 लेट से W2 पे मैप करता है, x3 0 पे मैप करता है, x2 W1 पे मैप करता है, x4 W3 पे मैप करता है और x5 जो है वो 0 पे मैप करता है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जो 0 पे मैप करती हैं? एक तो 0 है जो हमारे पास 0 पे मैप करता है, और एक x3 है, और एक हमारे पास है x5। तो हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं जो 0 पे मैप करते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप करते हैं उसको हम कहते हैं कर्नल। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं ये कर्नल ऑफ T है। और वो एलिमेंट्स जो 0 के अलावा, देखें अब x1 जो है वो मैप करता है W2 पे, x1 जो है वो मैप करता है x1 W2 पे, x2 W1 पे, और x4 जो है वो W3 पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं W1 हमारे पास इमेज है ऑफ x2, और W2 हमारे पास इमेज है x1 का, और W3 हमारे पास इमेज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x4 का। तो वो एलिमेंट्स जो कि किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आंसर्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं इट इज रेंज ऑफ T। तो आप देखें जो रेंज है वो हम चूज कर रहे हैं W में से, तो रेंज है वो सब स्पेस होगी W की, और जो कर्नल है वो हम चूज कर रहे हैं V में से, तो कर्नल जो है वो सब स्पेस होगी V की। अब आपको याद होगा कि हमने जो एग्जांपल्स की थी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे थे वेक्टर स्पेस से V की तरफ। तो इस केस में हमारे पास सारा का सारा जो V है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V, ये आंसर आ था 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो कर्नल ऑफ T है इट इज V, यानी कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में हर वेक्टर को आप 0 पे मैप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा जो सेट है वेक्टर स्पेस का वो कर्नल में आ जाएगा। यहाँ पे वो पिक्चर बनाई गई है। अब हम दूसरी एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि हमने डिस्कस किया था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लेते हैं Rn से Rm, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इक्वल्स टू ax। अब यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया, तो मैट्रिक्स के केस में हम कर्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? कर्नल इज सेम एज नल स्पेस, और जो रेंज है इट इज सेम एज कॉलम स्पेस ऑफ ए, या आप इसको कह सकते हैं रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अब देखें यहाँ पे दोनों बातें कनेक्ट हो रही हैं कि अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें या मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज सेम एज नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और जो रेंज है, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज सेम एज कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, 0 के केस में आपके पास अगर ये आप वेक्टर स्पेस V ले रहे हैं और ये आप W ले रहे हैं,
ये W का 0 है और ये एलिमेंट है x1 x2 0 x3। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सबका आंसर 0 आ रहा है। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में कर्नल जो है वो पूरे का पूरा आपके पास V आ जाएगा और कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो W के किसी जीरो नॉन जीरो एलिमेंट पे मैप हो रहा हो। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट है कर्नल एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखें आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में क्या था, ये मेरे पास ये भी V है ये भी V है और ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी है। 0 मैप करेगा 0 पे, x1 मैप करेगा x1 पे, x2 मैप करेगा x2 पे। तो आप देखें कि जो कर्नल है, कर्नल ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास सिर्फ 0 है, 0 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पे x1 जो है वो किसका इमेज है x1 का, x2 किसका इमेज है x2 का। तो जो रेंज है, रेंज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, वो पूरे का पूरा V आ जाएगा। तो इसी तरह अब अगर हम कहें कि इसके कोरस्पोंडिंग एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का केस में हमारे पास जो नल स्पेस है, नल स्पेस हमारे पास आ जाएगी 0। और चूंकि रेंज है वो हमारे पास इक्वल होता है रैंक के, तो रैंक हमारे पास आ जाएगा n। या ये हमारे पास जो रेंज है ये बेसिकली कॉलम स्पेस, तो कॉलम स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस। और नेक्स्ट है कर्नल एंड रेंज ऑफ एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो मैं आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से r स्क्वायर से r की तरफ। कैसे कि अगर आपके पास r में एक वेक्टर है x y, वो मैप करता है लेट्स से x और 0 पे, यानी कि 2 डायमेंशन के केस में अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ x और y, ये मेरे पास है x एक्सिस, ये मेरे पास है y एक्सिस। अब इस पॉइंट के प्रोजेक्शन में लूंगा इस ये वाली पॉइंट x और 0, ये पॉइंट है मेरे पास, उसका आंसर भी ये 0 है। ये पॉइंट कंसीडर करूंगा उसका आंसर भी यही है, ये पॉइंट कंसीडर करूंगा उसका पॉइंट भी यही है। यानी कि अगर मैं x1 कंसीडर करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास भी x0 आएगा। अगर मैं tx5 कंसीडर करता हूँ, इसका आंसर भी मेरे पास x0 आएगा। अगर मैं t ऑफ x माइनस 100 करता हूँ, इसका आंसर भी मेरे पास x और 0 आएगा। और अगर मैं t ऑफ x 500 करता हूँ, तो भी इसका आंसर मेरे पास x और 0 आएगा। यानी कि y की जो भी वैल्यू कंसीडर करूंगा वो मेरे पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब है ये जो पूरा मेरे पास y एक्सिस है, ये सारे का सारा मेरे पास मैप हो रहा है इस 0 पे। तो इस वाले केस में मेरे पास जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरे पास होगा 0 के इक्वल। और जो रेंज है वो मेरे पास होगी पूरा x एक्सिस। तो ये मैंने आपको समझाया 2 के केस में। यहाँ पे जो बुक में कंसिडर उसने किया है वो उसने किया है R3 के केस में। यानी कि अगर आप R3 में ले लेते हैं और आप पॉइंट्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप x y z 3 कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा x y और z वाला जो है वो 0 कर देंगे। इस केस में हमारे पास जो कर्नल होगा, कर्नल क्योंकि जो z के जितने एलिमेंट्स हैं वो सबके सब 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि z के सारे एलिमेंट 0 पे मैप हो रहे हैं। तो जो कर्नल है वो हमारे पास क्या होगा, पूरा z एक्सिस। जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये एक्स वाई जी पे मैप होता है, आप कंसिडर करने लेट्स से 0 y और z। अब इस केस में आपके पास जो पॉइंट है वो किस पे मैप हो रहा है, y और z प्लेन पे, यानी कि ये वाला प्लेन। तो आपके पास ये वाई जी प्लेन आ जाएगा। इस केस में कौन से एलिमेंट 0 पे मैप हो रहे हैं, एक्स एक्सिस है। जितने भी एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स हैं वो 0 पे मैप हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूँ T1, तो कर्नल ऑफ T1 हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस। जो कर्नल है वो T1 है और जो रेंज है, रेंज इज वाई जी प्लेन। इस केस में वाई जी प्लेन है, इस केस में जो रेंज है वो एक्स वाई प्लेन है, और इस केस में कर्नल जो है वो हमारे पास जी एक्सिस है। तो बुक में जो एग्जांपल दिया उसमें उसने जी कोऑर्डिनेट को 0 किया, और जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें हमने एक्स को 0 किया। इसी तरह आप एक तीसरी एग्जांपल बना सकते हैं वाई को 0 करके। तो जिसको आप 0 पुट करेंगे वही इसका कर्नल होगा, बाकी जो दो है वो उसके चेंज होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशन।
किसी भी पॉइंट को आप रोटेट करते हैं तो R2 से R2 में मूव करता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास सेम वही आ जाती है। और हर पॉइंट जो है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप उसको रोटेट करें और जीरो पे मैप कर लें, तो उस केस में पूरे का पूरा सेट जो है वो इमेज आ जाता है। तो कर्नल हमारे पास क्या होगा, जीरो, और जो रेंज है वो पूरी आर्ट्स के है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमने डेरिवेटिव डिफाइन किया था C1 से F की तरफ। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या है कि कर्नल ऑफ D के x belongs to C1 such that b of x equals to 0, यानी कि वो फंक्शन जिनका डेरिवेटिव जीरो। तो आपको पता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें हैं कांस्टेंट फंक्शन का तो वो हमारे पास जीरो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हैं वो कर्नल है, यानी कि कर्नल ऑफ टी इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। तो जितने आप कांस्टेंट फंक्शंस लेंगे उनके डेरिवेटिव जीरो, इट मींस कर्नल इज कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे हमने मैट्रिक्स के केस में किया था, कर्नल इज आपके पास वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो कर्नल है ये सब स्पेस होगी V की, और जो रेंज है इट इज सब स्पेस ऑफ W। तो कर्नल क्या था, वो एलिमेंट्स जो हमारे पास यहाँ जीरो पे मैप कर रहे हैं, और रेंज क्या था, वो एलिमेंट्स जो यहाँ पे V के कुछ एलिमेंट्स जिस W पे मैप कर रहे हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास होगी रेंज, और ये जो एलिमेंट्स जो जीरो पे मैप कर रहे हैं ये हमारे पास होगा कर्नल। तो अगेन हमने प्रीवियस केस में डिफाइन किया था कर्नल, अगर हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं Rn से Rm, तो हमारे पास जो कर्नल है इट इज इक्वल्स टू नल स्पेस। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा M/n। तो कर्नल जो है इट इज नल स्पेस ऑफ A, और जो रेंज ऑफ T है इट इज कॉलम स्पेस ऑफ A। और यहाँ पे हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हमने रो और कॉलम केस में डिस्कस किया था, अगर A M/n है तो हमारे पास नल स्पेस जो है इट इज नल स्पेस ऑफ A, इट इज सब स्पेस ऑफ Rm। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इट इज नल स्पेस इज ये Rn, और जो हमारे पास कॉलम स्पेस है इट इज सब स्पेस ऑफ Rn। तो यहाँ पे भी वही बात जो है वो फॉलो वही सेम फॉलो करती है। V को हम ले लेते हैं Rn, और W को हम ले लेते हैं Rm। जो कर्नल है इट इज V मीन्स Rn, और जो रेंज है इट इज Rm। तो वही प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स के केस में थी यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एग्जिस्ट करती है। और एक बात हमने डिस्कस की थी, अगर हमारे पास यानी कि इफ मैट्रिक्स A हैज n कॉलम्स, तो हमने डिस्कस किया था कि नल स्पेस की डायमेंशन नलिटी ऑफ A प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमारे पास क्या है कि अगर हम आपके पास वेक्टर स्पेस V है, और वेक्टर स्पेस V की जो डायमेंशन है, ओके लेट्स से मैं इसको डिनोट करता हूँ डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ V को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू कर्नल, कर्नल की डायमेंशन प्लस रेंज की डायमेंशन। तो क्योंकि कर्नल जो है वो इट इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, और रेंज जो है इट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। वहीं से यहाँ पे n जो है वो हमारे पास था डायमेंशन ऑफ Rn। यहाँ पे भी हम वही बात मैट्रिक्स वाली बात को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन केस में भी वही यूज करेंगे, क्योंकि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, इट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। Rank of T plus nullity of T it is